अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है क्लास 12th का, वहाँ जो फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस है विच वे आर बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में जो फिर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो एक्सरसाइज है, दैट इज बेस्ड ऑन बेज थ्योरम। सो आज के इस लेक्चर में हम बेज थ्योरम डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं फिर आज का लेक्चर स्टार्ट। सो बिफोर स्टेटिंग एंड बिफोर गिविंग द स्टेटमेंट ऑफ बेज थ्योरम, फर्स्ट वी विल डिस्कस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इस पे फिर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम बेज थ्योरम स्टेट करेंगे, उसके बाद उस पे क्वेश्चन। राइट, सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे पता होनी चाहिए। सबसे पहले पार्टीशन क्या होता है, किसी सैंपल स्पेस का पार्टीशन क्या होता है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस, ये क्या होता है पहले ये समझो आप। ए सेट ऑफ, अगर मेरे पास सेट ऑफ इवेंट्स है E1, सपोज आपने कल देखा इवेंट क्या होता है, a set of events E1, E2, E3, so on up to En। अगर ये मेरे पास n set of events है, this set of events we call as partition of the sample space S। इसको हम बोलेंगे partition of S, partition of S। if अगर ये कंडीशंस होगी तब इन इवेंट्स को बोलेंगे ये एक पार्टीशन बना रहा है इस सैंपल स्पेस का। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, पहले दे शुड बी पेयर वाइज डिसजॉइंट, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं EI इंटरसेक्शन EJ दैट शुड बी इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, किसी भी इवेंट को मैं अगर किसी दूसरे इवेंट से इंटरसेक्शन लूं, वहां पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, मीन्स जब भी मैं I और J यहाँ पे डिफरेंट लूं, उनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। ठीक, वेयर I और J क्या हो सकता है 1 से n तक कोई भी इवेंट यहाँ इनमें से। क्लियर, इनको हम बोलते हैं क्या, पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, या पेयर वाइज, कल मैंने बोला इसका वर्ड क्या है दूसरा, एक्सक्लूसिव होने चाहिए। पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट। ठीक है यहां तक। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन दे शुड बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब अगर इन सभी इवेंट्स का हम यूनियन करें, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन यूनियन अप टू En, ये सारा सैंपल स्पेस आना चाहिए। इन सभी इवेंट्स का जब मैं यूनियन करूं वो सारा सैंपल स्पेस आना चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच EI, अगर किसी भी इवेंट की भी हम प्रोबेबिलिटी निकाले दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, वो नॉन जीरो आनी चाहिए। क्लियर, कल हमने देखा प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो इवेंट होंगे दैट शुड बी with non-zero probabilities for all I running from for all I 1 2 3 up to n। कोई भी इवेंट अगर आप लोगे उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। जब ये तीन कंडीशंस फुलफिल होंगी इस सेट ऑफ इवेंट्स के लिए E1 से E1 तक, तब हम बोलेंगे E1 E2 En ये एक पार्टीशन बना रहा है इस सैंपल स्पेस S का। क्लियर, क्या क्या होना चाहिए देखो, पहले दे शुड बी पेयर वाइज डिसजॉइंट, मतलब एक इवेंट का दूसरे इवेंट के साथ कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। दूसरा, इनका अगर हम सब यूनियन करें सभी इवेंट्स का, वो सारा सैंपल स्पेस आना चाहिए। इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं एग्जॉस्टिव, दे शुड बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, इनका यूनियन सारा सैंपल स्पेस आना चाहिए, एग्जॉस्टिव। एंड ईच इवेंट शुड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, जीरो से बड़ी कोई नंबर आना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे इस सेट ऑफ इवेंट्स को एक पार्टीशन बना रहा है। क्लियर, ठीक है यहां तक। इसके बाद थ्योरम ऑफ फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले एक एग्जांपल से समझो, फिर हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल स्पेस है, इन थ्रोइंग ऑफ ए डाई जो सैंपल स्पेस बन रही है हमारी, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है ये सैंपल स्पेस है। अगर मैं यहां से कुछ इवेंट्स ले रहा हूं इस सैंपल स्पेस के, फॉर एग्जाम्पल मैंने E1 लिया 1 2 सपोज 5। क्लियर, अच्छा E2 लिया एक और इवेंट, सपोज उसमें मैंने लिया, इवेंट क्या होता है इसका सबसेट, सपोज उसमें मैंने लिया 3 और 6। क्लियर,
और E3 एक और लिया इवेंट, उसमें मैंने खाली एक एलिमेंट लिया 4। अगर आप देखोगे ना ये 3 इवेंट्स, क्या ये पार्टीशन बना रहे हैं कि नहीं? देखो, अगर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन देखेंगे, क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं। तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन 5, मतलब दे आर डिसजॉइंट। E2 और E3 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट। ऐसे ही E1 और E3 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। क्लियर? अब अगर मैं इनका यूनियन लूं, मतलब मैं लिख सकता हूं यहां से EI इंटरसेक्शन EJ अगर मैंने किया यहां पे, तो वो 5 मिला इन ऑल द केसेस, मींस दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। दूसरा, अगर मैं जब इनका यूनियन कर रहा हूं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ठीक, जब इनका यूनियन करोगे तो वो आएगा 1 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है आपको, विच इज योर होल सैंपल स्पेस S। तो आप यहां तक बोलोगे दे आर एग्जॉस्टिव, पेयर वाइज डिसजॉइंट भी हुए, एग्जॉस्टिव भी हुए। इसके बाद अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे, E1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 6, वो आएगा 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है? दैट इज 2/6, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं ये जो आपका ये E1 E2 E3 है, दिस सेट ऑफ इवेंट्स फॉर्म ए पार्टीशन फॉर दिस सैंपल स्पेस S। क्लियर यहां तक? अच्छा, एक और बात यहां पे आप नोट करोगे, एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी सैंपल स्पेस यही है, मैं यहां पे 2 इवेंट्स ले रहा हूं, और सपोज E एक इवेंट है, सपोज इसमें मैंने लिया 1 2 या 1 5, फिर E कंप्लीमेंट क्या होगा? अगर सैंपल स्पेस वो है, E कंप्लीमेंट क्या होगा? इन एलिमेंट्स को छोड़ के क्या है S में? 1 इधर है तो 2 3 4 यहां आएगा, 2 3 4 5 यहां है तो 6 इधर आएगा। देखो, तो ये है आपका E, ये है आपका E कंप्लीमेंट। अगर मेरे पास यही 2 इवेंट है, अगर इनका आप देखोगे ना, इनका इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन E कंप्लीमेंट, आपको पता है E और कोई भी सेट इसके कंप्लीमेंट के साथ जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता है हमें। E इंटरसेक्शन E कंप्लीमेंट इज 5। आप देख रहे हो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इनमें। दूसरा, अगर मैं इनका यूनियन लूं, E यूनियन E कंप्लीमेंट, E यूनियन E कंप्लीमेंट, तो आपको दिख रहा है वो सारी सैंपल स्पेस मिलेगी। यहां से 1, यहां से आएगा 2 3 4, यहां से फिर 5 और यहां से 6, तो सारी सैंपल स्पेस मिली, मतलब E और E कंप्लीमेंट एग्जॉस्टिव भी है। थर्ड पॉइंट, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे E की, दैट इज 2/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6, तो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी भी है इन इवेंट्स की। तो आप बोल सकते हो E और E कंप्लीमेंट ऑलवेज फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। क्लियर? कोई भी सैंपल स्पेस हो, फिर अगर आप एक इवेंट डिफाइन करोगे E और E कंप्लीमेंट, ये ऑलवेज एक पार्टीशन बनाएगा उस सैंपल स्पेस का। क्लियर? और एक ही सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा पार्टीशन हो सकते हैं। ये आपने देखा यहां पे, सपोज E1 E2 E3, ये भी एक पार्टीशन बना रहा है, E और E कंप्लीमेंट भी एक पार्टीशन बना रहा है। क्लियर? तो पार्टीशन की डेफिनेशन क्या है अब? A set of events E1 to En is said to form a partition of a sample space S if the events are pairwise disjoint, they are exhaustive, means their union is whole S, and each event has non-zero probability, right? अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट आप देखो क्या है। इसका स्टेटमेंट जो है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट, फिर इस पे बेस्ड पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फिर ये अगेन ये यूज होती है फिर बेस थ्योरम में भी। स्टेटमेंट क्या है? ये बोल रहा है इफ E1 E2 so on En form a partition of a sample space S, ठीक, यहां तक आई बात समझ? E1 अप टू En फॉर्म ए पार्टीशन, तो ये सारी कंडीशंस यहां तक फुलफिल जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। फिर देन फॉर एनी अदर इवेंट A ऑफ S, A किसका ये इवेंट होगा? सैंपल स्पेस S का। वी हैव देन फॉर एनी अदर इवेंट A ऑफ S वी हैव
तो फिर ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही टर्म्स मिलेंगे आगे भी। देखो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस सो ऑन लास्ट पे ऐसे मिलेगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ En लास्ट इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन En, तो ये आपको लास्ट पे मिलेगा। फिर से समझो स्टेटमेंट क्या है, ये बोल रहा है अगर E1 अप टू En एक पार्टीशन बना रहा है किसी सिंपल स्पेस S का, और ए कोई अदर इवेंट होगा, ये इस पार्टीशन में इन इवेंट से डिफरेंट कोई होगा, E1 E2 En से कोई डिफरेंट होगा, देन इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होगी तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने कल सीखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। ऐसे ही चलेगा ये सम कहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ En प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन En। अब आप बोलोगे ये अदर इवेंट मतलब क्या, ये इनसे डिफरेंट कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे E1 E2 E3 एक पार्टीशन बना रहे हैं ना इस वाले एग्जांपल में, तो ए समझो कोई ऐसा एक अदर इवेंट होगा, सपोज उसमें मैंने लिया 1 2 और 3 1 2 और, तो ये एक पार्टीशन बना रहा है, ए एक 1 2 3 है, तो ये इनसे डिफरेंट है, इन तीनों से डिफरेंट है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होगी यूजिंग दीज प्रोबेबिलिटीज तो वो इसके बराबर है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो या फिर और आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो आपका पार्टीशन बना रहा होगा वो या तो ज्यादा से ज्यादा 2 इवेंट्स होंगे या 3 इवेंट्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो यहां n तक नहीं जाएगा ये सम। क्लियर। और इसी को हम समेशन नोटेशन में अगर लिखे, इट इज समेशन j रनिंग फ्रॉम 1 to n, j रनिंग फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ej इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन ej। आपको पता है समेशन कैसे वर्क करता है, पहले समेशन j का वैल्यू 1 देंगे तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन E1, समेशन का मतलब फिर प्लस लगेगा आगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन E2। ऐसे ये लास्ट पे क्या देगा, j का वैल्यू 1 n, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ En प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन En। क्लियर यहां तक। अच्छा इसको यूज कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे इस पे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिर आगे डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम। यहां देखो एग्जांपल 15, अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन। देखो जो आज लेक्चर है ना विच इज बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको इस ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इवेंट्स के नाम रखने आने चाहिए। बस अगर आपको ये पहचान इस इवेंट का, ये इवेंट पार्टीशन बना रहे हैं, इन इवेंट्स को ऐसे नाम रखेंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहां देखो आप पहले लगे आपको पता नहीं कुछ अजीब गरीब क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पहचाने इवेंट्स को ऐसे नाम रखेंगे हम, फिर आपके लिए बिल्कुल इजी होगा ये। ठीक, इसका सोल्यूशन क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 that there will be strike, and 0.80, समझना अच्छे से, 0.80 that the construction job will be completed on time, but if मतलब conditional probability, if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। तो यहां पे भी conditional probability दी है, निकालना क्या है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप देखो अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। तो मुझे लग रहा है एक इवेंट का नाम रखेंगे हम E1 का, देयर विल बी स्ट्राइक, ठीक है। तो दूसरे का नाम रखेंगे E2, देयर विल बी नो स्ट्राइक, देयर इज नो स्ट्राइक, ठीक है। फिर और एक इवेंट जो है ना, जो यहां पे देखो फंड ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हम पहले ये आना चाहिए कौन से इवेंट्स पार्टीशन बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद देन फॉर एनी अदर इवेंट जो ए है वो कौन सा, उस किस इवेंट का नाम वो ए रखेंगे। ये आया आपको, फिर इस फार्मूलाज में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला E1 रखेंगे हम इवेंट का नाम दैट देयर विल बी स्ट्राइक, the probabilities are 0.65 that there will be strike। so let
E1 be the event that there will be strike. There will be strike. फिर देखो ये क्वेश्चन कितना इजी बनेगा. There will be strike. E2 हम क्या होगा फिर? E2 लेंगे हम there is no strike. There is no strike. क्लियर? और फिर एक और आपको लग रहा है यहां इंफॉर्मेशन में 0.80 that the construction job will be completed on time if there is a strike. तो हम A एक नाम और रखेंगे. then for any other event A जो है उस स्टेटमेंट में that the construction job will be completed on time. The construction job will be completed on time. तो हमने इवेंट्स का नाम रखा है यहां पे E1 that there will be strike, E2 that there is no strike. और आप यहां देख भी सकते हो इसका ये कॉम्प्लीमेंट है. स्ट्राइक इसका अपोजिट नो स्ट्राइक. तो ये इवेंट्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. तो ए क्या इवेंट का रखा नाम? द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. अब देखो नाउ अब सारी इंफॉर्मेशन आपको आएगी यहां पे लिखनी. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी स्ट्राइक. देखो आप पढ़ो क्वेश्चन फिर से. द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक. सो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देयर इज नो स्ट्राइक. ठीक है, आपको पता है E2 E1 का कंप्लीमेंट है. ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 0.65 व्हिच इज इक्वल टू 0.35. क्लियर? यहां तक मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी. अब आगे देखेंगे 0.80 प्रोबेबिलिटी है दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक. मतलब गिवन है अगर स्ट्राइक नहीं हुई तब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होगी टाइम पे. उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80 इफ देयर इज नो स्ट्राइक. सो गिवन देयर इज नो स्ट्राइक मींस गिवन है आपके पास E2. देन एक बार फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को. एक सेकेंड यहां पे 0.80 that the construction job will be completed on time. That the construction job will be completed on time if there is no strike. ठीक है, तो probability of A given E if there is no strike. ये देखो फिर से समझो ना यहां पे. ये है if there is no, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो गिवन है आपके पास E2 there is no strike. फिर प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम दैट इज 0.80. ये दिया हुआ है. फिर अगेन आगे देखो एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक. अब गिवन है कि अगर अब स्ट्राइक हुई मींस अगर E1 हुआ, गिवन है E1, तब कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. उसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 0.32. ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखी. ठीक, जब आपने इवेंट्स का नाम रखा फिर ये आपके पास गिवन डेटा मिला. अब निकालना क्या है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगी? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ए क्या है हमारे पास? दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. ये कैसे निकालेंगे? अगेन यहां देखो E1 और E2 सिंपली ये लिखोगे आप एक स्टेटमेंट यहां पे क्लियरली E1 एंड E2 फॉर्म पार्टीशन है ना. तभी होगा ना ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई. जब आपके पास ये इवेंट पार्टीशन बना रहे होंगे देन फॉर एनी अदर इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उस स्टेटमेंट के बराबर होगा जो मैं अभी लिखूंगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां देखो फिर से स्टेटमेंट क्या था? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2. बिकॉज यहां पे पार्टीशन खाली दो ही इवेंट्स बना रहे हैं. तो यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1. ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. तो समेशन यहीं पे एंड हो रहा है खाली दो इवेंट्स पे. E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 यहां तक. क्लियर? अब यहां पे वैल्यूज आप पुट करोगे. E1 की प्रोबेबिलिटी है 0.65 इनटू ए गिवन E1 है 0.32 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी है 0.35 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 की है 0.8. तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा. ठीक,
तो जो इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, आपको ये इवेंट्स पहचानने आने चाहिए, कौन से इवेंट्स पार्टीशन बना रहे हैं, और देन फॉर एनी अदर इवेंट, जो अलग वो इवेंट ए होता है वो कौन है। ठीक, ये आपको आया, आप ये इंफॉर्मेशन को ऐसे यूज कर सकते हो। फिर आपको सिंपली ये फार्मूला यूज करनी है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है दैट इज बेस थ्योरम। ठीक, देखो बेस थ्योरम कब हम यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं बेस थ्योरम। मैं कुछ एक सिचुएशन बोलूं आपको। सपोज मेरे पास यहां पे एक बैग है यहां पे सपोज। ठीक है, तो इसमें है सपोज 5 रेड बॉल्स और सपोज 4 व्हाइट बॉल्स, 4 व्हाइट। दूसरा बैग है सपोज, यहां पे दूसरा बैग है सपोज, इसमें है 6 रेड बॉल्स और सपोज 7 व्हाइट, कुछ भी 7 व्हाइट बॉल्स है इसमें। तो ये है आपके पास बैग फर्स्ट। अच्छे से समझना ये पहले, फिर आगे आपको समझ आएगा क्यों जरूरत पड़ी हमें बेस थ्योरम की। बैग फर्स्ट है आपके पास, ये है बैग सेकंड। क्लियर यहां तक। अब अगर मैं आपको बोलूं बैग फर्स्ट, सपोज मेरे पास 2 बैग है, बैग फर्स्ट चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बोलोगे 1/2, बिकॉज बैग फर्स्ट के फेवर में है। एक टोटल कितने हैं? 2। सो अगर मैं E1 यहां पे नाम समझना, अगर मैं E1 नाम रखूं, बैग फर्स्ट इज चोजन। ठीक है, अच्छे से समझना। E2 इवेंट का नाम रखूं, बैग सेकंड इज चोजन। ठीक है, ठीक। तब आप इजीली बोल सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बैग फर्स्ट सिलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और बैग सेकंड की भी वही प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2 आएगी। यहां तक क्लियर? ठीक। सपोज एक और इवेंट में रखूं यहां पे एक, ठीक, बॉल ड्रॉन इज सपोज रेड, ठीक। अब अगर मैं कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और प्रोबेबिलिटीज आपसे पूछूं, इनका वैल्यू क्या आएगा? सपोज मैं बोलूंगा आपको ये प्रोबेबिलिटी मुझे बोलो। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझेंगे। गिवन दैट कि E1 इवेंट हुआ है, मतलब गिवन कि बैग फर्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, बैग फर्स्ट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। अगर मैं बैग फर्स्ट चूज करूं, वहां से फिर प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल निकालने की। रेड कितने हैं इसमें? 5। टोटल कितने हैं? 9। तो आप बोलोगे 5/9, बिल्कुल इजी है। दूसरा, अगर मैं बोलूं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, इसका मतलब है गिवन है कि E2 सिलेक्ट हुआ है, गिवन है कि बैग सेकंड, बिकॉज E2 क्या है? बैग सेकंड इज चोजन। मुझे फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी जो है रेड बॉल निकालने की, रेड के फेवर में है 6, टोटल कितने हैं? 6 + 7 दैट इज 13। तो यहां पे ये प्रोबेबिलिटी आएगी A गिवन E2। सो आपने बैग्स की भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज बोली। ये जब आपको मैं बोल रहा हूं बैग गिवन है, फिर मुझे रेड की प्रोबेबिलिटी बोलो। ऐसे अगर मैं बोलूं बैग फर्स्ट मैंने चूज किया, वहां से मुझे बोलो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है व्हाइट बॉल निकालने की, आप बोलोगे 4/9। सेकंड बैग से 7/13। ये इजी है ना ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी। यहां पे मैंने लिखा गिवन है E1, बैग फर्स्ट चूज हुआ है, फिर यहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आई 5/9, ऐसे यहां पे 6/13। ये तो इजी है। बट अगर मैं यहां से आपको पूछूं ये प्रोबेबिलिटी मुझे बोलो, जरा समझेंगे पहले ये क्या है? E1 गिवन A, ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? ठीक, मतलब क्या है इसका? गिवन के जो बॉल निकली है A की, व्हाट इज A? बॉल ड्रॉन इज रेड। गिवन है यहां पे मैंने एक बॉल निकाली, वो रेड। किससे निकाली? वो भी नहीं, मैंने बॉल एक निकाली, वो उसका कलर रेड है। देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, we have to find a probability that it has been chosen from bag first। समझना। अब मुझे एक यहां पे बॉल, मैंने एक बॉल रैंडमली सिलेक्ट की, उसका कलर नोट किया, वो रेड आया। अब मुझे निकालनी है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग फर्स्ट से निकाली मैंने। यहां पे आपको बैग गिवन था, फिर आपको सपोज रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ठीक, यहां पे अब रेड बॉल गिवन है, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी किस बैग से निकाली है मैंने वो।
आपको लग रहा है कुछ रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहां पे हमें, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए जॉन बे एक मैथमेटिशियन है, जॉन बे, तो इसने हमें एक रिजल्ट दिया ऐसे क्वेश्चन, ऐसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, जिसको हम बोलते हैं बेज थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बेज थ्योरम। पहले इसका स्टेटमेंट आगे देखेंगे, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे और कुछ क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिवर्स, मतलब यहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट देखो पहले, बेज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। कभी कभार पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, स्टेट बेज थ्योरम ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेज थ्योरम, बेज थ्योरम, लेट, इसका स्टेटमेंट जो है, लेट E1, E2 so on up to En be a partition। पार्टीशन आप हमने सीखा क्या होता है, be a partition of a sample space S, be a partition of a sample space S, ठीक है यहां तक। अगेन देन फॉर एनी अदर इवेंट A, सेम जैसा हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में देखा, देन फॉर एनी अदर इवेंट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A होता है बराबर, ऐसी ही निकालनी थी ना इस केस में, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, ये बोला इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A जो होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। ये याद रखोगे आप, डिवाइस के प्रूफ में नहीं जाएंगे हम, यहां पे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ J रनस फ्रॉम 1 to N, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EJ, ठीक है यहां तक। तो ये आप याद, अगर इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी करेंगे समेशन को यहां पे, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, A गिवन EI, I कुछ भी हो सकता है 1 से N तक कुछ भी, डिवाइडेड बाय समेशन, ये सम, पहले J का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ठीक, प्लस ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ठीक। ऐसे ही ये सम कंटिन्यू चलेगा कहां तक, सो ऑन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन En तक, ठीक है यहां तक, ओके। अब आप घबराओ मत, अभी ऐसे आपको नहीं होगा ना ये N तक, इतने इवेंट्स आपको पार्टीशन में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अब समझो, यहां से आपको फिर समझ आएगा, यार तो स्टेटमेंट अगर आया तो ऐसे लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास जो पार्टीशन होंगे, जो इवेंट्स पार्टीशन, वो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2, अभी जो पार्टीशन बना रहे हैं इवेंट्स, वो है E1 और E2, ये आपका पार्टीशन बना रहे हैं, ठीक। और A कोई अदर इवेंट है, जैसा इस स्टेटमेंट में है, A इज एनी अदर इवेंट, और आपको ये फाइंड करना है E1 गिवन A। यहां पे I की जगह क्या है, वैल्यू 1, तो आप देखो क्या करोगे, ये सिंपल किस में रिड्यूस होगा, I की जगह है 1, यहां पे भी I की जगह 1 आएगा, तो ये आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ठीक, डिवाइडेड बाय, अब इवेंट्स कितने, N का वैल्यू कहां तक जा रहा है, 2 तक, तो खाली पहली 2 टर्म्स आएगी सम की, कौन, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, बस इतना आपको कैलकुलेट करना है, आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहां तक देखो क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन अगर A है, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1, ठीक, डिवाइडेड बाय, यही फिर दूसरे जितने पार्टीशन में होंगे, ठीक। अब सपोज अगर यहां पे 3 हुए पार्टीशन में, अगर यहां पे पार्टीशन में हुए 3 इवेंट्स, ऐसे सपोज आपके पार्टीशन में है E1, E2 और E3, और A इज एनी अदर इवेंट A, और आपको फाइंड करने सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन A, E3 गिवन A, हमेशा A होगा यहां पे बेस थ्योरम में, गिवन में E3 गिवन A, तो आप क्या लिखोगे, यहां से ऊपर आएगा, अब
आई की जगह क्या है यहाँ पे 3, देखो E3 गिवन ए, तो आई का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे भी आई का वैल्यू 3 पुट करोगे, वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। यहाँ पे भी इसकी प्रोबेबिलिटी वो यहाँ गिवन में भी आएगा। अब पार्टीशन में कितने इवेंट्स है यहाँ पे 3, तो 3 टर्म्स आएंगे ऐसे नीचे। पहले आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ठीक है, प्लस थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक, अब जरा आगे जो पहली एग्जांपल यहां पे मैंने बोली ये सॉल्व करेंगे फिर से। अब अगर आपको बेस थ्योरम आई समझ, मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है। मैंने बोला यहाँ पे आई की जगह क्या है 1, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ठीक है ना। नीचे यहां से पहले यही टर्म इवेंट में जिस पार्टीशन में कितने हैं आपके पास, खाली E1 और E2, तो पहले आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ए गिवन E2 आएगा। फिर वैल्यूज पुट करो, ये तो आपको नोन हो गए ये सारे। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, ए गिवन E1 की क्या है प्रोबेबिलिटी 5 आउट ऑफ 9। नीचे यही है फिर से E1 ए गिवन E1, तो ये 1/2 इंटू 5/9 आएगा फिर से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फिर से है 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, और ए गिवन E2 की प्रोबेबिलिटी है 6 डिवाइडेड बाय 13। तो ये कैलकुलेट करोगे आपका रिजल्ट आएगा। तो ऐसे हम बेस थ्योरम को यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर से याद रखो क्या है बेस थ्योरम का स्टेटमेंट। यहां पे सपोज आपके पास दो इवेंट से आपको E1 गिवन ए निकालना है, यहां पे आएगा E1 ए गिवन E1। नीचे जितने पार्टीशन में इवेंट्स होंगे उतने सम आएंगे नीचे इस तरह के। अगर 3 हुए तो 3 सम आएंगे इस तरह के नीचे। और E3 अगर यहां हुआ E3 गिवन ए, यहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ए गिवन E3। ठीक, ये दो केसेस आप याद रखोगे अच्छे से, तो आगे फिर क्वेश्चन इसी पे होंगे। ज्यादा से ज्यादा पार्टीशन में कितने इवेंट्स होंगे 3। चलो करते हैं फिर बेस थ्योरम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसा ही क्वेश्चन देखो यहां पे, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है उसमें है 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स। इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लो, 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स, दूसरा बैग है कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक, तो हम पहले E1 नाम रखेंगे, बैग फर्स्ट इज सिलेक्टेड या चोजन। E2 रखेंगे, बैग सेकंड इज चोजन। क्लियरली आप देखोगे E1 और E2 एक पार्टीशन बना रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ दीज 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, दो कौन सा बैग वो नहीं पता, एक बैग सिलेक्ट किया, वहां से एक बॉल निकाली फ्रॉम द बैग। ठीक, विच इज फाउंड टू बी रेड, वो उसका कलर क्या मिला हमें रेड। तो हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्स्ट बैग से हमने निकाली। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट्स का नाम आना चाहिए। सो लेट E1 लिखो मैं, बैग फर्स्ट इज सिलेक्टेड, बैग फर्स्ट इज सिलेक्टेड। ठीक है, E2 बैग सेकंड इज सिलेक्टेड। ठीक, एंड ए किसके, देखो यहां पे आपको पता चलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। लेकिन बॉल का कलर क्या मिला, इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। तो ए का नाम रखेंगे बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड। फिर एक लाइन यहां पे क्लियरली, बिकॉज आपको ये इवेंट्स जरूरी पार्टीशन बनाने होने चाहिए, मतलब ये एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब इनका यूनियन सारी सैंपल स्पेस बनना चाहिए, इसके बीच में कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, और हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, जिसको हम पार्टीशन बोलते हैं। फिर क्लियरली E1 E2 फॉर्म ए पार्टीशन, फॉर्म ए पार्टीशन। ठीक, ठीक है यहां तक। नाउ प्रोबेबिलिटी देखो आपको निकालना क्या है, फिर यहां पे फिर देखो वही फाइंड करेंगे।
one of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. So given है कि हमने जो बॉल निकाली वो रेड आई. So given है A ball drawn is red. Find probability किसकी निकालनी है? Find the probability that ball is drawn from the bag first bag, उसका इवेंट के नाम क्या नाम रखा हमने? E1. तो ये हमें फाइंड करना है. क्लियर? अच्छा मुझे बोलो पहले ये बेस थ्योरम से किसके बराबर होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी इसका अपोजिट A गिवन E1 आता है, यहाँ पे A गिवन E1. नीचे सम में आएंगे दो टर्म्स ऐसे, पहले यही आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2. अब यहाँ पे जो जो टर्म इन्वॉल्व है वो सारी प्रोबेबिलिटीज आप निकालोगे यहाँ पे, वो बिल्कुल इजी है. नाउ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट इज चोजन की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बैग से टोटल 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 आउट ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की भी यही रहेगी. हुआ यहां तक ये. इसके बाद वो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1. ये समझेंगे ये क्या मतलब हुआ? ये हुआ मैंने बैग फर्स्ट सिलेक्ट किया, वहां से रेड बॉल E1 क्या है? A क्या है? बॉल ड्रॉन इज रेड. बैग फर्स्ट में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक. यहां पे है 4 रेड और 4 ब्लैक, टोटल कितनी है? 8. रेड कितनी है? 4. तो 4 आउट ऑफ 8 आएगा. रेड के फेवर में 4, टोटल है 8. 4 आउट ऑफ 8 दैट इज 1/2. मिला इसका वैल्यू भी. अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 मतलब बैग सेकंड से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी. Another bag means bag second contains 2 red, यहां पे है 2 रेड और 6 ब्लैक्स. ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी है? 8. इनमें से रेड कितनी है? 2. तो इसका आएगा 2 आउट ऑफ 8 दैट इज 1/4. तो मिले ये सारे वैल्यूज. फिर लिखोगे आप रिक्वायर्ड देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है, ये हमें फाइंड करना है. यहां पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 दैट इज अगेन 1/2 होल डिवाइडेड बाय ये फिर से यही है 1/2 इंटू 1/2. ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू A गिवन E2 इसकी 1/4. तो ये सॉल्व करोगे आप, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 1/4, नीचे देखो ये 1/4 प्लस 1/8, 1/4 प्लस 1/8. ठीक, अगर हम सिंप्लीफाई भी करेंगे इसको आप, ये आएगा 1/4, नीचे क्या आएगा 8 प्लस 4 दैट इज 12, या एलसीएम निकालो 8, तो यहां से 8 आएगा, ये 8, यहां से 2 प्लस 1 3. ठीक, फिर इट इज 1/4, यहां से आएगा 8/3, 8 2 4 1 इज 4 2 8, तो 2/3 आपको आंसर मिला यहां इस वाले केस में. ठीक, बस आपको ये आया इवेंट्स का नाम रखना और इस ए इवेंट का नाम रखना, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन आगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, अगेन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in hostel. ठीक है, 60% स्टूडेंट्स किसी कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं. 40% आर डे स्कॉलर्स. डे स्कॉलर्स मतलब जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, 40% ऐसे. तो यही से हमें पता चला जो पार्टीशन बना रहे हैं तो यही है. E1 रखेंगे विच रिजाइड इन हॉस्टल, E2 इवेंट नाम रखेंगे उन स्टूडेंट्स का विच आर डे स्कॉलर्स. ठीक है, फिर अब वो ए ढूंढना है ना, ए इवेंट कौन है. Previous year result reports that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade, and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination. मतलब ये जो A event है वो है student attains grade A. ये ठीक है. फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है. पहले आपको ये इतना आना चाहिए. जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे देखो, let E1 be the event student is a hostelier. Student is a hostelier. ठीक है, और E2 event student is a day scholar.
स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, ठीक है। और ए एक और इवेंट है, स्टूडेंट अटेंड्स ग्रेड ए, ठीक है। क्लियरली E1 E2, ये हमेशा ये लाइन लिखोगी इन क्वेश्चन में, क्लियरली E1 एंड E2 फॉर्म में पार्टीशन, ये देख भी सकते हो। E1 है जो होस्टलियर है, E2 है जो डे स्कॉलर है, इनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होगा। अगर इनको मिलाएंगे तो सारे स्टूडेंट्स आएंगे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो और E2 की भी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो। सो क्लियरली E1 E2 फॉर्म में पार्टीशन ऑफ दिस, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखेंगे, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इज अ होस्टलियर। इट इज नोन दैट 60% reside in a hostel, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 60 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 6/10। मिला ये। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखो, E2 40 एंड 40% आर डे स्कॉलर्स, मींस जो हॉस्टल में नहीं रह रहे वो है 40%। E2 क्या है, स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, 40 आउट ऑफ 100, तो ये मिला आपको यहां से 4/10। ऐसे ही रहने दो फिलहाल 10 में, बिकॉज आगे सिंप्लीफिकेशन में इजी होगा। क्लियर। अब इसके बाद अब आपको पता है ये वाली प्रोबेबिलिटीज आनी चाहिए, कौन सा, A गिवन E1 इक्वल, ये देखेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 ये देखेंगे किसके बराबर आएगा। देखो आगे, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ग्रेड ए, ठीक है, जो हॉस्टल में रह रहे हैं। सो गिवन की स्टूडेंट इज अ होस्टलियर, फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने ग्रेड ए लाई। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सच। 30% हुआ 30/100, दिस इज 3/10 हुआ यहां तक। इसके बाद एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेंड ग्रेड ए इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। 20% विच आर, मतलब गिवन के स्टूडेंट है डे स्कॉलर, उसके बाद क्या है प्रोबेबिलिटी कि उसने ग्रेड ए अटेंड की, दैट इज 20%, 20 आउट ऑफ 100। इसको हम 2/10 भी लिख सकते हैं फिलहाल, 2/10। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। सो गिवन कि उसके पास है ग्रेड ए, जिसको हमने ए से डिनोट किया, ही हैज एन, गिवन है कि ए। What is the probability that student is a hostlier? Then we have to find probability of E1. So probability of E1 given A is our required probability. तो आप लिखोगे यहां पे therefore required probability is. Again यहां पे पार्टीशन कितने इवेंट्स बना रहे, खाली 2। सो बिल्कुल इजी है। देखो ये किसके बराबर है भाई, बेस थ्योरम। ये आएगा probability of E1 into probability of A given E1, ठीक, बिकॉज E1 है यहां पे नीचे। ऐसे दो सम आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ठीक। अब वैल्यूज पुट करो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की क्या है यहां पे हमें 6/10 इंटू A गिवन E1 की है 3/10 डिवाइडेड बाई, फिर से यही आएगा 6/10 इंटू 3/10 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10 और A गिवन E2 की प्रोबेबिलिटी 2/10। अब मैंने ऐसे ही क्यों रखा, बिकॉज यहां पे सिंप्लीफिकेशन इजी होगी। ऊपर से आपको मिलेगा 6 3 18 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 100। नीचे देखो यहां से 10 10 100, यहां से 10 10 100, तो एक ही 100 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या बचा, यहां से 6 3 18, 18 प्लस 8 4 2 8, 18 प्लस 8 इज 26। आई थिंक इट इज राइट। 6 3 इज 18 प्लस 8 दैट इज 20। अब 100 यहां से कैंसिल होगा, यहां से बचा 8 डिवाइडेड बाय 26, फिर 2 4 8 2 13, ठीक है। तो 4/13 जो है आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर कैलकुलेशन इजी पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेस थ्योरम पे। आई होप कि आपको आया समझ करना क्या है, कैसे करने हैं ये क्वेश्चन बेस थ्योरम पे। पहले लगता है पता ये कुछ अजीब गरीब क्वेश्चन, लेकिन आपको इवेंट्स का नाम रखना आया तो आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन इजी बनेगा।
देखो यहां पे इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन अगेन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में सपोज यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है, 4। अ स्टूडेंट, देखो यहां पे अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर, या तो स्टूडेंट को आंसर पता है या वो गैस कर रहा है। तो आपको यही से समझ आना चाहिए जो मेरे पास पार्टीशन बनेगा वो इन्हीं दो इवेंट से बनेगा। एक E1 स्टूडेंट नोज द आंसर, दूसरा E2 स्टूडेंट गेसेस द आंसर। यहां तक आई बात हम। इसके बाद देखो और ये जो इवेंट ए है वो कहां से मिलेगा, वो क्या होगा, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, ठीक है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, तो ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है। इसके बाद assuming that a student who guesses the answer will be correct, मतलब आपको यहां पे हिट मिलना चाहिए, ए जो इवेंट है द आंसर विल बी करेक्ट। ए जो इवेंट है वो क्या रखेंगे हम, द आंसर इज करेक्ट, बिकॉज स्टूडेंट गेस कर रहा है, फिर उस आंसर वो आंसर करेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4। फिर हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the student knows the answer given that he answered it correctly। अभी कुछ अजीब लग रहा है ना, अब पहले इंफॉर्मेशन को ऐसे assimilate करें। E1, let E1 be the event student knows the answer, student knows the answer, ठीक है। E2 be the event student guesses the answer, student guesses the आंसर। क्लियरली E1 E2 फॉर्म है पार्टीशन, बिकॉज स्टूडेंट या तो उसको पता होगा या तो वो गेस करेगा, ठीक है यहां तक। और तो इनका यूनियन सारा सैंपल स्पेस होगा, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, फाइव दोनों की प्रोबेबिलिटी देखोगे अभी वो गिवन है नॉन जीरो है, ठीक है, इस फॉर्म है पार्टीशन। एंड लेट ए बी द इवेंट, ए जो इवेंट है द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट, ठीक, यहां तक। अच्छा पहले ही देखो, चलो यहां पे पहले ही हम करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। सो गिवन है, गिवन दैट द आंसर, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो गिवन है द आंसर इज करेक्ट, सो गिवन है आपके पास यहां पे ए। फिर फाइंड क्या है करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर इवेंट का नाम क्या है E1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए फाइंड करना है। फिर से देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, मीन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट, सो गिवन दैट A happens, right? By Bayes theorem ये किसके बराबर होता है, probability of E1, probability of A given E1, ठीक, divided by एक तो आएगा probability of E1, probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2, ठीक, बिकॉज पार्टीशन खाली दो इवेंट सी बना रहे हैं। अब ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है जो यहां पे यूज होगी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखो, E1 क्या है आपके पास, स्टूडेंट नोज द आंसर, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, तो ये आपके पास गिवन है 3/4 हुआ ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन स्टूडेंट गेसेस द आंसर, दैट ही 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 मिला। अब आपको ये भी, फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, एक तो ये फाइंड करना है, ये देखेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 ये भी फाइंड करना है गिवन इंफॉर्मेशन से। देखो यहां तक पहुंचे हम। एज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, मतलब गिवन क्या है, स्टूडेंट गेस कर रहा है, फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसकी आंसर करेक्ट हो, दैट इज 1/4, उसका आंसर करेक्ट हो। स्टूडेंट क्या कर रहा है, गेस, मीन्स गिवन है E2, फिर प्रोबेबिलिटी क्या है उस आंसर करेक्ट होने की, दैट इज योर 1/4, ठीक है यहां तक। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, सो गिवन है कि स्टूडेंट गेस कर रहा है, तो इवेंट E2 हो रहा है,
then the probability that answer is correct is 1/4. अब ये तो नहीं दिया हुआ ना गिवन इंफॉर्मेशन, लेकिन आप समझो ये है क्या, गिवन E1, गिवन के स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट को आंसर पता है. व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट. जब स्टूडेंट को आंसर पता है तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी फिर उसका आंसर करेक्ट हो. ये तो श्योर इवेंट है, स्टूडेंट को आंसर पता है वो तो करेक्ट ही बोलेगा, तो ये यहाँ पे श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 आएगी. अब ये सारा डेटा, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आप ये सॉल्व करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका. E1 3/4, A given E1 that is 1, ठीक. यहां पे अगेन 3/4, A given E1 that is 1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 that is 1/4, और A given E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. फिर ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है, यहां से आपका फाइनल आंसर मिलेगा. ये फिर से समझो यहां पे क्या पॉइंट था, ये गिवन इंफॉर्मेशन से नहीं दिया था इसे कोई वैल्यू, बट जब हमने इसको समझा, इट इज गिवन E1, गिवन के स्टूडेंट नोज द आंसर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट. जब उसको आंसर पता है, फिर करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100%, जिसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. क्लियर. तो यहां से ये सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा. क्लियर. नेक्स्ट देखो, ये शायद लास्ट क्वेश्चन लिया है यहां से, फिर ये, हाँ इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस बेस थ्योरम, इसका सॉल्यूशन करते हैं. A factory has 2 machines. एक फैक्ट्री है, उसके पास 2 machines है, एक का नाम है मशीन A और दूसरे का मशीन B. ठीक. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. तो यही से आपको पता होना ये चलना चाहिए कि जो आपके पास पार्टीशन में इवेंट्स होंगे E1 और E2, एक होगा item is produced by machine A, E2 का नाम रखेंगे हम item is produced by machine B. ठीक. Past record shows that machine A produced 60% of the items. तो हम यहाँ पे पहले let करेंगे, let E1 be the event, item is produced by again 2 ही इवेंट्स पार्टीशन बना रहे, produced by machine A, और E2 क्या है आपके पास, item is produced by machine B. Clearly this E1 और E2 ये एक पार्टीशन बना रहे हैं. ठीक है, यहां तक हुआ. अब यही से मुझे बोलो फिर A का नाम रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 साथ लिख के चलेंगे. Past record shows that the machine A produced 60% of the items of output. तो item is produced by machine A means probability of E1 की क्या है 60%, that is 60 out of 100. तो अगेन आप फिलहाल लिखोगे इसको 6/10 हुआ ये. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी एंड मशीन बी प्रोड्यूस्ड 40% ऑफ द आइटम्स, तो वो आया आपके पास 40 आउट ऑफ 100, जिसको हम 4 आउट ऑफ 10 लिख सकते हैं फिलहाल. ठीक, यहां तक आई बात समझ. फर्दर 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. तो यहां से आपको आना चाहिए आइडिया, जो वो A इवेंट है उसका नाम क्या रखेंगे हम, उस A इवेंट का नाम क्या रखेंगे हम, आइटम प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव, A का नाम रखेंगे हम आइटम प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव. ठीक, यहां तक. अब देखो आपकी इंफॉर्मेशन, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 अब हम निकाल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 भी निकाल सकते हैं. फिर से समझो इसका मतलब क्या हो, पहले मतलब समझो. गिवन के आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव. फिर से देखो, फर्दर 2% ऑफ द आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A आर डिफेक्टिव, सो 2% है मशीन A के डिफेक्टिव, मींस 2/100 है ना. गिवन है कि आइटम किस कहां से प्रोड्यूस हुआ, मशीन A से, फिर उसके डिफेक्टिव होने के कितने चांसेस है, 2%. अगेन एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B वायर डिफेक्टिव, गिवन के प्रोडक्ट कहां से प्रोड्यूस हुआ, मशीन B से, उसके डिफेक्टिव होने के कितने चांसेस, 1%, मींस 1 आउट ऑफ 100. ठीक है यहां तक. ठीक, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड,
all the items are put into one stock pile and then one item is chosen at random, इनमें से एक फिर आइटम हमने उठाया from this and it is found to be defective। अब given क्या है आपके पास, आपको मिला क्या, defective। so given हमें क्या probability निकालनी है, given में है जो आइटम मिला वो defective है, मतलब आइटम produces defective, that is A। given है आपके पास A event, निकालना क्या है, what is the probability that it was produced by machine B। machine B उसका इवेंट का नाम क्या है, E2। so given कि item is defective then we have to find the probability that it has been produced by machine B। तो probability of E2 given A हमने find करना है, तो this will be your required probability। required probability is probability of E2 given A। और by Bayes theorem ये किसके बराबर आएगा, यहां पे है E2, तो probability of E2 into probability of A given E2। ठीक, नीचे सम में दो आएंगे लेकिन E1 पहले, ठीक है, probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। तो यहां पे आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा यहां से। क्लियर, होप कि आप ये अच्छे से कर पाओगे बेस थ्योरम पे सारे क्वेश्चन में। अगेन मैं बोल रहा हूं आपको ये इवेंट्स के नाम रखने आए और ये देन फॉर एनी अदर इवेंट जो ए आपके पास होता है बेस थ्योरम में, ये ढूंढना आया क्वेश्चन में से तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, अगेन जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस किया ना बेस थ्योरम पे। अगेन बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स व्हाइल अनदर बैग सेकंड कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एग्जांपल 16 है ये। One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it has been drawn from bag second। सिंपल, बस खाली नंबर्स इधर उधर है, बाकी वही सेम क्वेश्चन है, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है वो कंक्लूड हो गया। ठीक है, तो आपका कैलकुलस पार्ट भी हो गया, क्लास 12 का सारा और प्रोबेबिलिटी का। आई होप कि जहां पे जो हमने क्वेश्चन दिखाया आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और वर्क हार्ड। अल्लाह हाफिज।